हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रतिदिन आपको नई नई वीडियो के माध्यम से जानकारियां प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो आपकी एग्जाम की में क्रांति पैदा कर दे। दोस्तों, जैसा कि आप सामने से देख पा रहे होंगे, भारत में पुर्तगालियों का आगमन, जी हां, भारत में पुर्तगालियों का आगमन कैसे होता है इसको पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। और थोड़ा 5 मिनट मेरा पहले लेक्चर सुन लीजिए, तत्पश्चात इसमें जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है हम सारे पॉइंटों पर बात करेंगे। दोस्तों पहले हम ये जानते हैं कि क्या पुर्तगालियों से पहले भी भारत के अंदर व्यापार होता था या नहीं होता था, इसको एक पॉइंट में समझते हैं। जी हां, प्राचीन काल में भारत और यूरोप के बीच मिलने वाले व्यापारिक संबंध यूनानियों के साथ होता है। जी हां, आपने सही सुना कि प्राचीन काल में भारत और यूरोप के बीच जो मिलने वाले व्यापारिक संबंध की जानकारी है वह यूनानियों के साथ प्रारंभ होती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने चलाया था दोस्तों, तो आप मुझे एक ही शब्द में जवाब दोगे कि हिंद यमन यूनानियों ने चलाया था। जी हां, इसलिए हमको यह जानकारी प्राप्त होती है कि हमारा जो व्यापार था वो यूनानियों के साथ ही प्रारंभ हुआ है। दोस्तों जैसे जैसे मध्यकाल आता रहा वैसे वैसे व्यापार के मार्ग भी बदलते रहे। दोस्तों, मध्यकाल में भारत और यूरोप को मिलाने वाले 2 समुद्री मार्ग प्रसिद्ध थे। तो 2 कौन कौन समुद्री मार्ग थे? एक था फारस की खाड़ी, जी हां, कौन था? एक फारस की खाड़ी, और दूसरा था लाल सागर। जी हां, क्या था दूसरा? लाल सागर। जी हां, पहला क्या था? फारस की खाड़ी, और दूसरा क्या था? लाल सागर। जी हां, लाल सागर। और दोस्तों इन दोनों में से सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता था? फारस की खाड़ी वाले मार्ग का प्रयोग अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में व्यापारी करते थे। ये वाला मार्ग क्यों नहीं करते थे इसको भी आप समझ लीजिए। दोस्तों, लाल सागर वाला जो मार्ग था उस मार्ग में अत्यधिक कोहरा होता था, इसलिए इस मार्ग से लोगों को व्यापार करने में थोड़ा कठिनाई आती थी, इसलिए इससे ज्यादा नहीं होता था। और सबसे ज्यादा किससे होता था? फारस की खाड़ी तक। जी हां, फारस की खाड़ी तक ये जाता था, अरब सागर से डाकते हुए जैसे समुद्री मार्ग को क्रॉस करता था, उधर जाएंगे आप उस पार में अरब सागर की जो खाड़ी है वो खाड़ी, और फिर उसके बाद जमीन के रास्ते से इराक और तुर्की होते हुए फिर आगे और आगे जाते थे, तो वो समुद्र के रास्ते से वेनिस और जिनेवा तक जाता था। जी हां, वेनिस और जिनेवा तक जाता था। दोस्तों हम इसको कड़ी बाई कड़ी समझेंगे तब ये हमको समझ में आएगा। दोस्तों देखिए, इसमें थोड़ा जानकारी आप लोग लीजिए, थोड़ा सा जानकारी आप लेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों कि ये हो गया हमारा रोमन साम्राज्य। जी हां, क्या हो गया? ये रोमन साम्राज्य हो गया। और दोस्तों 3री शताब्दी की बात है। जी हां, 3री शताब्दी की बात है। रोमन साम्राज्य 2 भाग में डिवाइड हो गया। जी हां, कितने भाग में? 2 भाग में। ये है पूर्वी रोमन और ये है पश्चिमी रोमन। जी हां, कौन सी शताब्दी की बात है दोस्तों? 3री शताब्दी में ये देश 2 भागों में बढ़ जाता है। जैसे हमारा भारत और पाकिस्तान बढ़ गया है, वैसे 3री शताब्दी की बात है। रोमन साम्राज्य, जी हां, रोमन साम्राज्य 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। और पश्चिमी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी उसका क्या था? रोम थी। जी हां, कौन सी थी? रोम। पश्चिमी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो रोम थी, और पूर्वी की क्या थी? कुस्तुनतुनिया। जी हां, ये पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी और ये पश्चिमी की राजधानी रोम थी। मेरे प्यारे भाइयों, इसको केवल आप कॉन्सेप्ट से समझिएगा, तब तत्पश्चात हम इन सब प्रश्नों पर आएंगे, आप समझ पाएंगे। दोस्तों 1453 ये इतिहास में बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना है। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिएगा, 1453 ईस्वी की घटना है। इस पर
तुर्कों ने अधिकार कर लिया। जी हाँ, किसने? तुर्कों ने। जी हाँ, और इस पर 477 ईस्वी में किसने? जर्मनी ने अधिकार कर लिया। जी हाँ, जर्मनी। और दोस्तों जो व्यापार का मार्ग था, याद रखना, जैसे ऐसे ऐसे व्यापार हमारा यहां भारत तक आता था, तो याद रखना मेरे प्यारे भाइयों, ये मार्ग किसके अधीन आ गया? तुर्कों के अधीन आ गया। जी हां, किसके अधीन आ गया? जब ये मार्ग तुर्कों के अधीन आ गया, तो इस मार्ग से जो होने वाला व्यापार था मेरे प्यारे भाइयों, इसके अधीन आ गया। और ये लोग क्या कर दिए कि इस मार्ग को बंद कर दिए, और जो यूरोप से व्यापारी आते थे उनको ये मार्ग से आने के लिए रोक दिया गया। तत्पश्चात मेरे भाइयों नए मार्ग की खोज होती है। तब वास्को डिगामा आता है, कोलंबस खोज करते हुए उत्तरी अमेरिका पहुंचता है। तत्पश्चात इसकी खोज होती है भारत की। पहले हमारा व्यापार होता था, और जैसा कि मैंने बता दिया यूनानियों के साथ होता था, और इसका एक प्रमाण मैंने आपको दे दिया है। शायद है कि यूट्यूब की दुनिया में आप देख लीजिएगा, कोई ऐसा प्रमाण नहीं देगा कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने चलाया? हिंद यवन यूनानियों ने चलाया है दोस्तों। तो जब हिंद यवन यूनानियों ने चलाया है सिक्का, तो इसका मतलब है कि भारत का व्यापार प्राचीन काल में यूनानियों के साथ होता रहा। इसलिए यह सच हमको मिलता है एक सिक्के के वजह से कि हाँ, हमारा व्यापार जो है विश्व में किस देश के साथ था? सबसे प्राचीन में तो यूनान देश के साथ था। दोस्तों इस कड़ी को आप ध्यान में रखिएगा। और जैसे आप चलते हैं, देखिए जैसे ही ये अधिकार में आ जाता है, किनके? तुर्कों के अधीन आ जाता है दोस्तों, तो तुर्क इस मार्ग को बंद कर देते हैं। तत्पश्चात नया मार्ग खोजने के चक्कर में तब आते हैं पुर्तगाली है, वास्को डिगामा है, और तमाम लोग, कोलंबस आता है, अल्वारेज केब्राल आता है दोस्तों। ये सब बारी बारी से फिर आने का कार्य करते हैं दोस्तों। तो इसमें यह पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली। जी हां, सर्वप्रथम भारत में कौन आए? पुर्तगाली। और ये पूछता है मेरे प्यारे भाइयों कि पुर्तगालियों में सर्वप्रथम कौन आया? तो दोस्तों पुर्तगालियों में सर्वप्रथम वास्को डिगामा आया है। जी हां, वास्को डिगामा आया है जी। और बात को मेरे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा तो आप पूरी तरह समझ पाएंगे। जैसा कि मैंने सामने लिख दिया है, केप ऑफ हुड की खोज 1487 में बार्थोलोमोडियाज था। कहां का? ये पुर्तगाल का था। जी हां, कहां का था? ये व्यक्ति पुर्तगाल का था। और दोस्तों यह भारत की खोज में निकलता है और कहां से वापस चला जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में एक स्थान आपने ऐसे देखा होगा। अफ्रीका महाद्वीप में आप नीचे आएंगे तो ऐसे एक जगह है, नीचे आप देखेंगे यहां पर लिखा होगा केप ऑफ हुड, ऐसे लिखा मिल जाएगा। इसका मतलब बार्थोलोमोडियाज भारत को खोजने निकला और अफ्रीका महाद्वीप तक आया, और उसके निचले हिस्से में आप जाएंगे केप ऑफ हुड तक आया, और जब मार्ग जब नहीं पाया तो ये पुनः फिर वापस चला गया पुर्तगाल। तो दोस्तों ये पूछता है कि केप ऑफ हुड की खोज किसने किया? तो जैसा मैंने लिख दिया है कि बार्थोलोमोडियाज ने केप ऑफ हुड की खोज किया है। जी हां, केप ऑफ हुड की खोज 1487 ईस्वी में, जैसा कि वो मैंने सामने लिख दिया है, 1487 ईस्वी में बार्थोलोमोडियाज ने किया है। अब चलिए दूसरे कड़ी में चलते हैं। बार्थोलोमोडियाज के बाद भारत की खोज में दूसरा व्यक्ति कौन आया था? तो दोस्तों तो जैसा कि मैंने लिखा है यहां पर कोलंबस का नाम। भारत की खोज में 1492 ईस्वी में, जी हां 1492 ईस्वी में भारत की खोज में निकला कोलंबस। जी हां, कौन निकला? कोलंबस निकला। और दोस्तों यह भारत को खोजकर ये कहां पहुंच गया? उत्तरी अमेरिका पहुंच गया दोस्तों। जैसा कि आपने देखा होगा ऐसे दो भागों में उत्तरी अमेरिका, ये हुआ नॉर्थ और ये हुआ साउथ। तो दोस्तों जैसा कि इसके बगल में ही स्पेन एक ऐसा देश है, स्पेन,
और ये यहां से निकल के इसको आना चाहिए था ऐसे इंडिया की तरफ, लेकिन ये क्या किया, यहां से निकला और सीधा यहां पहुंच गया। और यहां पर पहुंचता है तो दोस्तों ये जो देखेंगे कि आप इस तट पर बसे हुए लोगों को इसने कोलंबस ने क्या कहा, कोलंबस ने ये कहा, यहां के लोगों को सोचा यही इंडिया है और यहां के लोगों को बोला रेड इंडियन। जी हां, क्या बोला, रेड इंडियन बोला। किसने बोला, कोलंबस। तो दोस्तों एग्जाम में यहां से यह प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा कि रेड इंडियन जनजाति कहां पर पाई जाती है। तो दोस्तों रेड इंडियन जनजाति उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और कोलंबस कहां, उत्तरी अमेरिका की खोज कर लेता है, और कब कर लेता है, 1492 ईस्वी में, जैसा कि मैंने ये सामने लिख दिया है, 1492 ईस्वी में। जी हां, 1492 ईस्वी में, 1492 में खोज किया है उत्तरी अमेरिका की। अब चलते हैं, तीसरा व्यक्ति कौन था जो भारत को खोज निकाला था दोस्तों। चूंकि दो लोग तो आए तो वो मार्ग भटक कर चले गए, लेकिन एक तीसरा व्यक्ति जिसका नाम आप लोग सारे लोग सुनते होंगे कि वह तीसरा व्यक्ति कौन है जो भारत की खोज कर दिया, अर्थात वास्को डिगामा। जी हां, वास्को डिगामा दोस्तों 17 मई 1498 ईस्वी में, जी हां 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। जी हां, कहां, कालीकट बंदरगाह पर। जी हां, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। और यह किसके नेतृत्व में आया था यह भी पूछा जाता है दोस्तों। तो यह किसके नेतृत्व में आया था दोस्तों, उसका नाम क्या है, जो पुर्तगाली एक व्यक्ति था उसके अब्दुल मनीद। जी हां, क्या नाम था, अब्दुल मनीद, या मजीद भी मिल जाएगा, कंफ्यूज नहीं होएगा भाई। दोस्तों वास्को डिगामा अब्दुल मनीद नामक पथ प्रदर्शक के नेतृत्व में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। और किस स्थान पर उतरा था यह भी आता है। तो इस स्थान का नाम था, उस स्थान का नाम था कप्पक डाबू। जी हां, इस स्थान पर उतरा था। वो स्थान का नाम है, कभी कभी एग्जाम में स्थान का नाम पूछता है कि वास्को डिगामा जहां पर अपना जहाजी बेड़ा रोका था उस स्थान का नाम क्या है। तो दोस्तों मैंने लिख दिया है कप्पक डाबू था। जी हां, कप्पक डाबू। और दोस्तों कब आया, 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा आया। चलिए अच्छा, यहां तक तो आया। और आने के बाद दोस्तों होता क्या है कि अरब के तट पर बसे हुए, जी हां अरब के तट पर बसे अरब के व्यापारियों ने विरोध किया। जी हां, क्या किया, विरोध किया। लेकिन याद रखना, लेकिन वहां का राजा जिसकी उपाधि जमोरिन थी। जी हां, क्या थी, जिसकी उपाधि जमोरिन थी। जमोरिन। इस जमोरिन ने क्या किया, वास्को डिगामा का स्वागत और अभिनंदन किया। और दोस्तों वास्को डिगामा को जाते समय यह आदेश दिया कि वह जितना इच्छा है उतना मसाला खरीदे, जड़ी बूटी जो भी ले जाना है ले जाए। और वास्को डिगामा जड़ी बूटी, मसाला इत्यादि खरीद कर ले जाता है। और ले जाने के बाद दोस्तों उसको सारा व्यय निकालने के बाद अर्थात यहां तक आने में जो उसका खर्च हुआ था उन सारे खर्चों को निकालने के बाद यह पुस्तक बताती है कि 60 गुना लाभ होता है। जी हां, कितना लाभ होता है, 60 गुना लाभ होता है दोस्तों। और जैसे ही वास्को डिगामा को 60 गुना लाभ होता है उसका दिमाग चल मिला जाता है और वो ये सोचता है क्यों ना हम भारत पे चल के धीरे धीरे कब्जा कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर ये प्रश्न पूछा जाता है
कि वास्को डिगामा पुनः भारत कब आया था। तो दोस्तों जानिए कि वास्को डिगामा पुनः भारत कब आया। जैसा कि मैं सामने लिख दिया हूं कि वास्को डिगामा दोबारा 1502 में भारत आया। जी हां, कब आया? 1502 में भारत आता है और अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कब कर देता है? जी हां, याद रखना, वास्को डिगामा पुनः 1502 में भारत आया। इसको ध्यान में रखिएगा। जैसा कि मैंने सामने लिख दिया है, 1502 में पुनः वास्को डिगामा आता है और दोस्तों 1503 में और 1505 में। जी हां, ध्यान से इस डेट को ध्यान से रखिएगा। 1503 में कहां पर? कोचीन में। जी हां, कहां पर? कोचीन। और 1505 में ध्यान से रखिएगा, कहां पर? कन्नूर। जी हां, कोचीन और कन्नूर दोनों कहां है? जी केरल में है। जी हां, कहां है? केरल में। केरल। जी हां, ये दोनों स्थान कोचीन और कन्नूर केरल में है और पुर्तगाली 2 फैक्ट्री की स्थापित कर देते हैं। जी हां, कितनी फैक्ट्री? 2 फैक्ट्री पुर्तगाली फैक्ट्री है। जी हां, क्या है? पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित कर देते हैं दोस्तों। और दोस्तों 1503 कोचीन में और 1505 कन्नूर में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना हो जाती है। 2 पुर्तगाली फैक्ट्री, ये 1 है और ये 2 है। जी हां, जब ये 2 फैक्ट्रियां स्थापित हो जाती है तो पुर्तगाल की सरकार इन फैक्ट्रियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक वायसराय गवर्नर जनरल को भेजती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो दोस्तों उसके बारे में अब जानते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। इसके बारे में अब जानेंगे किसके? दोबारा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। स्याही थोड़ा डालिए दोस्तों। ये क्या होता है? भारत आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर। जी हां, तो दोस्तों भारत आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। जी हां, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। जी हां, इस नाम को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाइयों, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत कब आया था? तो दोस्तों ये आया 1505 ईस्वी में। जी हां, 1505 से लेकर 1509 तक इसका कार्यकाल रहा। जी हां, 1505 में भारत आता है दोस्तों और इसे पुर्तगाल सरकार की ओर से क्या क्या आदेश दे गए थे, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसको क्या आदेश दिया गया था? 3-4 भागों में इसको हम डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों ये इसको यह आदेश दिया गया था कि आप ब्लू वाटर पॉलिसी चलाए। जी हां, जिसका अर्थ होता है शांत जल की नीति। जी हां, तो यह पूछा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाया दोस्तों? तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाया? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और इसका भारत आने का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो याद रखना, इसका जो भारत आने का उद्देश्य था, इसका यह मकसद था कि अपने धर्म का प्रचार करना। जी हां, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य व्यापार और धर्म को बढ़ावा देना। जी हां, क्या करना? व्यापार और धर्म को बढ़ावा देना। दोस्तों इसका मतलब था कि भारत के अंदर हम धन कमाएंगे और अपने धर्म को बढ़ावा देंगे। दोस्तों पुर्तगालियों ने भारत के अंदर वह काम सुने हैं दोस्तों, काम किए हैं कि अगर आप सुन लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसा घिनौना काम कर दिए। भारत के अंदर 1540 में सारे गोवा और महाराष्ट्र के सारे मंदिरों को तोड़ दिया है दोस्तों। इसी क्रम को हम और आगे देखते हैं, उधर बाद में बात करेंगे। तो क्या उद्देश्य था? व्यापार और धर्म को बढ़ावा देना दोस्तों, इनका काम था। दोस्तों इसका एक युद्ध होता है, कब होता है? 1508 ईस्वी में। जी हां, 1508 ईस्वी में युद्ध होता है।
युद्ध होता है। इस युद्ध में तीन संयुक्त मुस्लिम बेड़ा था। बेड़ा का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं मेरे प्यारे भाइयों? अगर अभी तो मैं लाइव नहीं ले रहा, बेड़ा का मतलब यह है दोस्तों कि जो जहाजी बेड़ा था, क्या था? जहाजी बेड़ा में याद रखना, जहाजी बेड़ा का मतलब पानी वाली जो जहाज जो लोग हाथे से करते थे, चलाते थे, चप्पू, उसको बोलते हैं बेड़ा, और उसको खेते थे। दोस्तों 3 संयुक्त मुस्लिम बेड़ा था, और इसमें कौन कौन सा शामिल था? इसमें शामिल था गुजरात, मिस्र और प्लस तुर्की। ये 3 थे दोस्तों, गुजरात, मिस्र प्लस तुर्की। ये तीनों ने किससे के युद्ध कर दिया? किसके साथ? याद रखना, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से युद्ध हो जाता है। 1508 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से युद्ध होता है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से। और याद रखना मेरे प्यारे भाइयों, इस युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हार जाता है। जी हां, क्या होता है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की हार हो जाती है। और याद रखना, इसी युद्ध में इसका जो पुत्र था वो मारा गया। किसका? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। जी, इसका पुत्र मारा जाता है। जी हां, और याद रखना, अपनी वापसी से पहले 1509 ईस्वी में ये तीनों को हरा दिया। 1509 ईस्वी में तीनों को हरा देता है। जी हां, कौन हरा देता है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। याद रखना, तीनों को हरा देता है। कौन हराता है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और दोस्तों जैसे ही तीनों मुस्लिम बेड़े हार जाते हैं, पूरे एशिया में पुर्तगालियों की जय जयकार होने लगती है, अर्थात हिंद महासागर पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? हिंद महासागर पर अधिकार कर लिया। जो मनसा लेकर आया था वो मनसा पूरा कर लिया दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद हम अगले पुर्तगाली गवर्नर की बात करते हैं कि भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन था, उसके बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन था? जी हां, तो भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। जी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। जी हां, इसको ध्यान से पढ़िएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यह कब आया था दोस्तों? तो इसका कार्यकाल है 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक। जी हां, 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब इसके कार्य क्या है अल्फांसो डी अल्बुकर्क का, एक एक हम समझेंगे दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुकर्क का काम क्या था? इनके जो कार्य थे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इनका कार्य देखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान से देखिएगा। इसने भारत में क्या क्या काम किया है? इसने बहुत खतरनाक था। इसने 1510 में किसको हरा दिया? आदिल शाह को हरा दिया और गोवा को जीत लिया। जी हां, गोवा को जीता 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में गोवा जीत लिया। जी हां, किसको जीत लिया? गोवा। और किसको हराकर? बीजापुर के शासक आदिल शाह को हराकर 1510 ईस्वी में गोवा जीता। जी हां, और गोवा के बाद ये क्या कर दिया? पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन बना दिया। राजधानी कोचीन बनाया। जी हां, क्या किया? कोचीन बनाया। और क्या काम किया? सती प्रथा अपने क्षेत्र में बंद कर दिया। अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगा दिया। जी हां, क्या कर दिया? रोक लगा दिया। जी हां, बहुत गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे भाइयों। अल्फांसो डी अल्बुकर्क
क्या किया, कोचीन को राजधानी बनाया, 1510 में गोवा को जीता और अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगा दिया। दोस्तों एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप इसको समझिएगा, क्योंकि यह पूछा जाता है कि भारत में वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जो अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगा दिया, तो वह कौन था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसका कार्यकाल जैसा कि मैं बता दिया 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक था। जी हां, 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा और इसके काम मैंने बता दिया। अब इसके बाद आगे चलते हैं, अगला पुर्तगाली गवर्नर कौन है जो भारत आया था। दोस्तों मेरा जल्दी जल्दी बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि कम समय में आप अधिक जानकारी ले लो। जी हां, कम समय में अधिक जानकारी, और मैं आपको ब्लैक बोर्ड में जो इंपॉर्टेंट था उसको लिख भी दिया और जो बता रहा हूं बैकग्राउंड में लिख करके, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे पास जगह नहीं, लेकिन इसलिए इसको मिटा करके बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों तीसरा पुर्तगाली गवर्नर, जी हां, भारत आने वाला तीसरा पुर्तगाली गवर्नर, इसका कार्यकाल 1529 से लेकर 1538 तक रहा। जी हां, 1529 से लेकर 1538 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। दोस्तों इसने क्या किया, इसने काम इसका देखिए, इसका काम यह था, ये कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया राजधानी। जी हां, कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया राजधानी। जी हां, ये राजधानी परिवर्तन कर दिया। दोस्तों कौन कर दिया, तीसरा पुर्तगाली गवर्नर। इसका नाम नहीं लिखा, देखिए इसका नाम क्या था, याद रखना। तीसरा जो पुर्तगाली गवर्नर था इसका नाम आपको लिख रहे हैं, बता रहे हैं। दोस्तों इसका नाम नीनो डी कून्हा था। क्या नाम था इसको, नीनो डी कून्हा। जी हां, इसका नाम नीनो डी कून्हा था और इसने, याद रखना, जैसा कि मैंने बताया, ये राजधानी परिवर्तन कर दिया और कहां से कहां, गोवा, याद रखना, कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। जी हां, कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया, ये राजधानी परिवर्तन किया था। दोस्तों और पूछा जाता है कि राजधानी कोचीन से गोवा ट्रांसफर करने वाला कौन सा गवर्नर था, तो नीनो डी कून्हा। और नीनो डी कून्हा का कार्यकाल दोस्तों कब से कब तक था, तो जैसा कि मैंने अभी बताया था 1529 ईस्वी से लेकर 1538 ईस्वी तक। जी हां, 1529 से लेकर 1538 ईस्वी तक था इसका कार्यकाल और इसने क्या किया, राजधानी परिवर्तन कर दिया। दोस्तों अब हम इसकी अगली कड़ी में, इसके पार्ट 2 में मिलेंगे दोस्तों। और इसके बाद इसने क्या किया, कार्टेज अर्मेडा काफिला व्यवस्था क्या है इसको बताएंगे। और 1540 में गोवा के सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया पुर्तगालियों ने। और पुर्तगालियों का डचों से युद्ध कब होता है, तब पुर्तगाली शक्ति का समापन होता है। एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे दोस्तों, और इस प्रश्न को जहां से बन सकते हैं इसमें, वो सारे प्रश्नों को मैंने इसमें समाहित किया है। दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।